हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापत एजुकेशन। दिस इज कृष्णा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन थ्योरी पार्ट 2 यानी कि रिटर्न टू स्केल सिद्धांत के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिटर्न टू अ फैक्टर और इस वाली वीडियो में हम रिटर्न टू स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि पैमाने का प्रतिफल। दो सिद्धांत हैं आपके प्रोडक्शन थ्योरी में। जब आप प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ते हैं उसमें दो सिद्धांतों का जिक्र होता है। पहला आपका सिद्धांत जो है वो रिटर्न टू अ सिंगल फैक्टर और दूसरा सिद्धांत रिटर्न टू स्केल होता है। पहले सिद्धांत की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पे आपको एक वीडियो का लिंक दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके पहली वीडियो देख सकते हैं। सेकंड वीडियो में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पैमाने के प्रतिफल में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं। अगर आप भूले नहीं हैं तो अच्छी बात है। इन रिटर्न टू अ स्केल वी सी व्हाट हैपन टू टोटल आउटपुट इफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज बाय अ सर्टेन चेंज। सिंपल सी चीज़ है, हम टोटल प्रोडक्शन पे टीपीपी पे इम्पैक्ट देखते हैं जब हम अपने सारे रिसोर्सेस को जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं उनको बढ़ा देते हैं एक सर्टेन अमाउंट में। लेट्स से 20% इंक्रीज कर दे रहे हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही चीज़ इसमें देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने 4 फैक्टर हैं मेरे, लैंड और मेरा लेबर हो गया, ये लेबर हो गया, ये एंटरप्रेन्योर हो गए और ये हमारी कैपिटल हो गई। इन सभी को मैंने 20% से इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, सपोज करो 100 सब लगे हुए थे और सारे 20% से इंक्रीज हो गए, यानी कि अब 120 ये भी हो गया, 120 ये भी हो गया और ये भी 120 हो गया। ठीक है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने एक फिक्स प्रोपोर्शन में इंक्रीज किया विच इज 20%। ठीक है, कौन सा प्रोपोर्शन? 20%। कितना है वो? 20% चेंज हुआ है। अब हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि प्रोडक्शन पे क्या पड़ेगा, यानी प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी को इस पूरे थ्योरी में देखना है हमें। और यही थ्योरी आपको ये बता पाएगी कि जब आप किसी एक फैक्टर में ना चेंज करके सभी फैक्टर्स में चेंज करते हैं तो आपके प्रोडक्शन में आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है या प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है या प्रोडक्शन 20% से घट जाता है, क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑन अ टोटल प्रोडक्शन आर पॉसिबल। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप 20% अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट करेंगे, बढ़ाएंगे सबको, तो आपको 3 ही इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अपने टोटल प्रोडक्शन पे। किस पे? टीपीपी पे। किस पे? टीपीपी पे। क्या हो सकता है? या तो 20% आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 20% और इक्वल 20% लेस देन 20% है, इसका मतलब समझ लो। जैसे मान लो इसमें कह रहा है कि 20% इंक्रीज करने के बाद अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप अगर 20% इंक्रीज करेंगे, ठीक है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप अगर 20% इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उससे 3 ही इंपैक्ट पड़ सकते हैं, इनमें से कोई भी। अगर आपका प्रोडक्शन जितना था और आपने जितना अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया उससे 20% से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिला। क्या मिला? इंक्रीजिंग रिटर्न। और अगर आपका प्रोडक्शन 20% के बराबर ही रहे तो आप कह सकते हैं कि आपका कांस्टेंट रिटर्न मिला। और अगर आपका प्रोडक्शन 20% आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने पर जितना था उससे 20% गिर जाए तो आप कहोगे कि मुझे डीआर मिला या डिमिनिशिंग रिटर्न मिला। रिटर्न का मतलब प्रतिफल, बढ़ता हुआ प्रतिफल मिला तो आप प्रोडक्शन बढ़ गया, बराबर मिला तो उतना ही रहा, और डीआर है तो घट गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। In this way, the following benefits are obtained by increasing the means of production, which is also known as factor of production on large scale, or by making production on large scale. सिंपल सी बात है, बड़े पैमाने पर उत्पादन साधनों में अगर आप वृद्धि करते हैं या अपने उत्पादन को आप बड़े पैमाने पर करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हैं आप, तो आपको कुछ सर्टेन बेनिफिट या सेविंग आपको जनरेट होती है, वो आपको सिर्फ बड़े पैमाने पर उत्पादन करते समय ही मिलेंगी। ठीक है, छोटे पैमाने पर उत्पादन करते समय या एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं तो उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो चीज़ बड़ों को मिलेगी। अब हम देखते हैं कि क्या वो ऐसी इकोनॉमीज़ हैं या सेविंग्स हैं जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से ही केवल मिलती हैं। जो भी इकोनॉमीज़ या सेविंग्स मिलती हैं, इकोनॉमीज़ का मतलब सेविंग ही होता है, ध्यान रखना आप लोग, इकोनॉमीज़ का मतलब सेविंग होता है और इस सेविंग का मतलब बचत है। ठीक है, क्या बचत मिलेगी या किन्हें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? अब आपको ध्यान क्या देना है, 2 तरह की बेनिफिट आपको मिलती है, पहली इंटरनल, दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल बेनिफिट क्या होती है, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल बेनिफिट वो बेनिफिट होती हैं जो आप अपने इंडस्ट्री का या अपने कंपनी का साइज जब आप लार्ज करते हो, जैसे सपोज करते हैं जब साइज में इंक्रीजमेंट करते हो अपनी, इतनी बड़ी साइज की मान लेते हैं ये आपकी फैक्ट्री है,
जब आप इसका साइज बढ़ाओगे, यानी कि हर चीज़ बढ़ाओगे, लैंड बढ़ाओगे, लेबर बढ़ाओगे, कैपिटल बढ़ाओगे और एंटरप्रेन्योरशिप आप अगर आपके हाथ में है, अगर आप पार्टनरशिप कर लिए, जब आप उसका साइज बढ़ाते हो तब आपको इंटरनल इकोनॉमीज मिलती हैं। बात समझ में आ गई? तो ये साइज पे डिपेंड करती हैं। पहली वाली इकोनॉमीज किस पे डिपेंड करती हैं? साइज पे। ठीक है, जब आप अपने साइज को इंक्रीज करोगे, इसमें प्रोडक्शन भी आता है, आप अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हो अल्टीमेटली। ठीक है, आप अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हो तभी ये इकोनॉमीज आपको मिलती हैं। देखते हैं कौन कौन सी इंटरनल इकोनॉमीज है और कौन कौन सी एक्सटर्नल है, यानी आंतरिक बचते कौन कौन सी मिलेंगी हमें और बाह्य बचते कौन सी मिलेंगी। सबसे पहला है लेबर सेविंग। काफ़ी लोगों के दिमाग में तो ये बात आ रही है कि सर हम लेबर ज़्यादा हायर करेंगे तो सेव कहाँ से होगा? देखो, लेबर सेविंग का मतलब ये नहीं है, पहले पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ। इफ वी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल वी नीड अ लॉट ऑफ वर्कर्स। ये तो भाई बिल्कुल कॉमन सी बात है, अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे आपको ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड वाई प्रोड्यूसिंग ऑन अ लार्ज स्केल one worker is assigned a single job, while on a small scale a worker has to do many jobs so that his work efficiency is lot but not a large scale। सिंपल सी बात समझो, जब आप छोटे स्केल पे कोई प्रोडक्शन करते हो तो आपको सिंपली बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपका बिजनेस बहुत छोटा है। ठीक है, और जब आपका बिजनेस छोटा होता है तो किसी एक आदमी को उसका पर्सनल जिसके लिए वो हायर किया गया है सिर्फ वही चीज़ उसको नहीं करनी पड़ती बल्कि अदर चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। समझ लो। और जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन फैक्टर्स हायर करते हो और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो आपको हर एक फैक्टर को सिर्फ एक सिंगल जॉब देनी होती है। जैसे एक लेबर, अगर उस लेबर का काम है किसी पर्टिकुलर एक मशीनरी पे काम कर रहा है तो वो सिर्फ वही काम करेगा और दूसरा काम वो नहीं करेगा। ठीक है, अब कहोगे कि सर इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, इससे फ़ायदा ये होगा, आपको लग रहा होगा कि यार एक आदमी 4 काम कर लेगा तो इसमें फ़ायदा है कि एक आदमी एक काम करे, हर चीज़ के लिए एक एक आदमी रखें। देखिए, फ़ायदा आपको सेकंड वाली कंडीशन में ही है, जब आप हर एक वर्क के लिए एक जॉब असाइन करो। ठीक है, कैसा फ़ायदा इसमें आपको देखने को मिलेगा मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, आप सपोज करो आपका एक कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक कॉमर्स का टीचर अपॉइंट किया, बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक टीचर अपॉइंट किया। ठीक है, एक इकोनॉमिक्स का टीचर अपॉइंट किया। अब इकोनॉमिक्स के टीचर को अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने दे रहे हो, आप कह रहे हो कि अरे सुनिए क्लास खाली है तो आप जा करके थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ा लीजिए, उसकी इफिशिएंसी या यूँ कहें उसकी जो स्किल्ड है लेबर, जिस चीज़ में वो स्किल्ड है उसको सिर्फ वही ना करने देने के बजाय और भी कोई काम दे देना। जैसे अकाउंट्स, अब अकाउंट्स अगर उसको नहीं पता है और वो इकोनॉमिक्स में अच्छा स्टूडेंट रहा है, स्कॉलर स्टूडेंट रहा है, आपने उसे अकाउंट दे दिया कि अकाउंट जाके पढ़ा लो। वो खाली है, आपने उसे कह दिया कि कंप्यूटर जाके पढ़ा लो। क्या पढ़ा लो? कंप्यूटर पढ़ा लो। तो कंप्यूटर पढ़ाएगा, जो चीज़ उसने सही तरीके से पढ़ी ही नहीं उसको डिलीवर ही नहीं कर पाएगा। और जब वो मन से और अच्छे से काम ही नहीं करेगा तो अल्टीमेटली आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी, आपकी हर तरह की मेहनत अगर कहें तो वो ज़्यादा लगेगी, आपको रिटर्न्स या रिजल्ट कम मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है कि एक वर्कर को कई जॉब दे दी जाती है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल समझ लीजिए, सपोज करिए कि एक डिपार्टमेंट का प्यून है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट का एक प्यून है जो उसी डिपार्टमेंट के लिए असाइन किया गया है कि तुम्हें इसी डिपार्टमेंट के सारे काम करने हैं। अब ये डिपार्टमेंट का प्यून जो है इस डिपार्टमेंट का एक कोई काम लेकर के जा रहा था कहीं पे, सपोज करो कहीं जा रहा है। ठीक है, कि हमें अपने डिपार्टमेंट की मान लो फोटोकॉपी कराना है, कोई पेपर हमने दिया उसे और कहा जाओ उसको फटाक से फोटोकॉपी करा के लाओ। अब रास्ते में क्या हुआ, दूसरा डिपार्टमेंट यहाँ पड़ता है, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर ने इसे देख लिया और कहा भाई सुनो, ये जरा जा रहे हो उधर ही, ये काम कर लो, पहले मुझे फटाक से ये काम ला करके दे दो फिर अपना काम करना। अब चूंकि ग्रेड इसका छोटा है तो भाई ये मैनेजर को मना तो नहीं कर सकता। अब सोचिए आप उस पेपर के लिए बैठे रहेंगे और इसको काम क्या दिया गया है कि जाइए पेपर फॉलो करें, पहले आपका इसका काम करेगा फिर आपका काम करेगा, आपको हो जाएगी लेट। और जब आपको लेट हो गया, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको लगता है कि ये छोटी सी लेट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सही तरीके से फंक्शन करते हो तो मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। छोटी छोटी गलतियां ही आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब सोचो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अगर एक आपने प्यून हायर कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं जनरेट होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कभी कभी लड़ाई हो जाती है कि भाई हमने अपना काम करने के लिए भेजा था, आपने हमारे प्यून को क्यों बुला लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो प्यून्स को भी प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही जब कोई इंसान किसी काम में ज़्यादा माहिर है और आप उसको वो काम ना देकर के उसको और भी कामों में उलझाने लगते हो तो उसकी इफिशिएंसी मरने लगती है, वो स्किल्ड उतना नहीं हो पाता है जितना उसको होना चाहिए। इसलिए लेबर सेविंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने पे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि लार्ज स्केल पे आप ज़्यादा लेबर हायर करते हो और हर लेबर को एक सिंगल जॉब देते हो कि तुम्हारा सिर्फ यही काम है और इसे अच्छे से करना।
और हम भी अक्सर देखते हैं, अक्सर ह्यूमन नेचर होता है, कामचोरी इंसान तभी करता है जब वो उसको लगता है कि यार मैं जितना काम कर रहा हूँ उतनी मुझे पेमेंट मिल नहीं रही है। अगर मुझे उतनी पेमेंट मिले तो मैं अच्छे से काम करूँ। जब उसे ये लगने लगता है कि मेरी पेमेंट जो है वो कम है मेरे वर्क से, यानी मुझे काम ज़्यादा कराया जा रहा है और पेमेंट मुझे कम लग रही है, तो वो काम चोरी करने लगेगा। वो कहेगा सर बस 1 सेकंड में आया, और वो लेट करके आएगा। अक्सर ये चीज़ें आपको स्मॉल स्केल में ज़्यादा देखने को मिलती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में यहाँ पर पहला बेनिफिट आपको समझ में आया कि लेबर सेविंग कैसे हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सेविंग पे पढ़ते हैं। दूसरा है आपका परचेज सेविंग। अब परचेज सेविंग क्या है? अनदर एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन इज कॉस्ट सेविंग. Often we see in our daily life that if we buy a small quantity of an item, then we are not able to bargain much. सिंपल सी चीज़ है। आप अपनी लाइफ में अगर आप एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। सपोज करो आप किसी शॉप पे जाओ, आप सब्जी की शॉप पे जा रहे हो और वहाँ जा करके आप कह रहे हो कि मुझे 1 kg आप टोमेटो दे दो। अब आप 1 kg टोमेटो ले रहे हो, सपोज करो उसने बोला कि 20 रुपीज़ पर kg है आपका, ठीक है, तो आप उससे बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप मंडी चले जाओ, सपोज करो एक लार्ज स्केल की शॉप है जहाँ पर थोक में या यूँ कहें कि बल्क में क्वांटिटीज़ बिकती हैं, आप वहाँ जाओ तो वो कहेगा कि भाई अब एक काम करिए, आप अगर 5 kg ले रहे हो तो मैं आपको, आप 20 के हिसाब से 5 kg 100 का होता है, लेकिन अगर आप 5 kg अगर आप ले रहे हो तो मैं 80 रुपीज़ का 5 kg आपको दे दूंगा, ठीक है, 5 kg। अब आप सोचो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने पर आपको रॉ मटेरियल, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं उनको ज़्यादा खरीदना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स आपको ज़्यादा खरीदने हैं। और जब आप बल्क में क्वांटिटी परचेस करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। जैसे कौन कौन सा डिस्काउंट मिलता है? हम ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट मिल जाता है। भाई जो सेलर होता है वो भी चाहता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके, और जब कोई बड़ा अमाउंट, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या बड़ी डीलिंग आ जाती है, बड़ा ऑर्डर आ जाता है उसके पास, तो वो सोचता है थोड़ा सा ट्रेड डिस्काउंट दे दो, थोड़ा कैश डिस्काउंट दे दो, सारी पेमेंट तुरंत हो जाएगी और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिक जाएगा। तो लार्ज स्केल पे जब आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको परचेज सेविंग भी होती है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, फेरी वाले से सब्जी लेने पर उतना डिस्काउंट नहीं मिलता जितना आप मंडी में जाकर के सब्जी लेते हो, ठीक है, मिलता है ना। तो बस वही एक परचेज सेविंग क्या होता है, लार्ज स्केल पे एक बेनिफिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केटिंग सेविंग। अब मार्केटिंग सेविंग क्या है भाई? द थर्ड सेविंग इज मार्केटिंग सेविंग. स्मॉल ट्रेडर्स फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन सेलिंग देयर गुड्स व्हाइल अ बिग ट्रेडर कैन सेल देयर गुड्स एज एट अ लो कॉस्ट बिकॉज दे कैन अपॉइंट देयर ओन डीलर्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज क्या है? डीलर्स अपने अपॉइंट कर लेता है। एंड द डिस्टेंट मार्केट दे हैव अ गुड ग्रैप। सिंपल सी बात है, अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके पास बेनिफिट्स क्या क्या होंगे मार्केटिंग के। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल ट्रेडर्स जो होते हैं, छोटे स्तर पे व्यापार करते हैं या छोटे स्तर पे उत्पादन करते हैं, आप उनके ज़्यादातर आप होल्डिंग, बैनर्स या पोस्टर नहीं देखते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि उनकी पकड़ दूर दूर के मार्केट्स में नहीं होती। सपोज करो लखनऊ में अगर मान लेते हैं कोई एक स्मॉल स्केल ट्रेडर है, ठीक है, तो उसकी पकड़ ज़्यादा से ज़्यादा कानपुर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के ज़िले में होगी। सिंपल सी चीज़ ये है, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे कहो कि भाई आपका एमपी में भी गुड्स एंड सर्विसेज बिकता है क्या, तो वो कहेगा नहीं भाई इतना दूर नहीं बेचते हैं, हम आसपास लोकेलिटी में बेच लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यही चीज़ अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो दूर दूर की मार्केट की आपके पास क्या होगी, पकड़ होगी। जब ज़्यादा दूर का मार्केट भी आपके रीच में होगा, आप वहाँ भी पहुँच सकते हो इजीली। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग यूज़ करते हो, उसके लिए आप क्या करते हो, अपने डीलर्स हायर कर लेते हो, एजेंट हायर करते हो। एजेंट से कहते हो जाकर के मार्केट में हमारा प्रचार करो, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बेचो, ठीक है। तो जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो मार्केटिंग सेविंग्स भी आपको बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, अगला है फाइनेंशियल सेविंग। अब आप कहोगे सर पैसे कैसे बचेंगे? जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा लेबर हायर कर रहे हैं, ज़्यादा वेजेस देनी पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा कैपिटल लग रही है, फाइनेंशियल सेविंग कैसे हो जा रही है? तो देखो फाइनेंशियल सेविंग ऐसे होगी कि अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको फाइनेंस ग्रैब करने पे या फाइनेंस इकट्ठा करने पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। अगर आपको लोन लेना है तो पैसा ज़्यादा खर्चा पड़ेंगे। लेकिन अगर लार्ज स्केल की फर्म है तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है लार्ज फर्म आर एट एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एज ए स्मॉल बिजनेस मैन हैव टू अप्रोच मनी लेंडर्स। अगर आप छोटे व्यापारी हो तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए का लोन अगर आप लेने जाओगे और बोलोगे कि भाई मैं छोटी सी फेरी की दुकान खोलना चाहता हूँ, बैंक मना कर देगा। अगर आपको बैंक लोन देगा भी तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्टेज रखवा लेगा। आपको 1 लाख रुपए लोन चाहिए, उसको कम से कम 1.5 लाख रुपए की मॉर्टेज रखवाएगा या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, भैया आपको सिक्योरिटी दे दो 1.5 लाख रुपए की, हम आपको 1 लाख रुपए लोन दे देंगे। लेकिन अभी यही बड़ा बिजनेसमैन अगर चला जाए, या अंबानी, अगर आप सपोज करो अंबानी चेंज चले जाए किसी बैंक में कि मुझे इतने करोड़ का लोन चाहिए, तो कोई भी बैंक उन्हें मना नहीं करेगा, उनका प्रपोजल तक नहीं देखेगा कि भाई आप करोगे क्या, आपको फाइनल कर देगा कि हाँ बस
आप फॉर्म में आप अपना पर्पस भर दीजिएगा कि किस चीज़ के लिए आपको लोन चाहिए, बाकी हम आपको तो लोन तुरंत दे देंगे। क्यों? क्योंकि बड़े स्केल पर आपको गुडविल का फायदा मिलता है। किस चीज़ का फायदा मिलता है? गुडविल, आपकी ख्याति, या यूं कहें कि आपकी जो रीच होती है, आपको जानते हैं जो लोग, फेम जो है आपका ज़्यादा है। लेकिन स्मॉल स्केल पे वो चीज़ कम होती है, इसलिए आप साहूकार महाजन के पास जाते हो जिनकी बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होती है। वहीं अगर लार्ज स्केल फर्म की बात करें तो वो ऑर्गेनाइज मार्केट से लोन उठा सकती है, जैसे बैंक से लोन ले लेती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेती हैं, ठीक है। और उनको काफ़ी ज़्यादा लो इंटरेस्ट पे भी लोन मिलता है, क्योंकि ऐसे मार्केट में इंटरेस्ट पे लोन देने का जो तरीका है, जो एक चलन है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई बैंक ये नहीं चाहता कि मेरे लोन कम से कम प्रोवाइड हो, वो भी चाहता है कि थोड़ी सी लीवरेज दे करके ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स जल्दी रिफंड करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? और दूसरी चीज़, आप डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन से भी लोन ले सकते हो, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, अदर बैंक हो गए, इनसे भी लोन अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो ले सकते हो। लेकिन वही चीज़ अगर आप लो, या यूँ कहें कि आप स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप सोचो कि अगर आपको 1 लाख रुपए में चाहिए तो आपको वो मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपकी ना तो गुडविल है, ना तो आपका बिजनेस इतना बड़ा है। इसीलिए देखा जाता है कि अगर मेन डिफरेंस की बात करें कि क्या डिफरेंस है कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पे तुरंत जल्दी लोन का जो सैंक्शन है वो क्यों हो रहा है लार्ज स्केल को ज़्यादा, स्मॉल को नहीं, तो उसका सिंपल सा रीज़न है गुडविल। ख्याति एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बिहाफ पे आपको लोन ईजिली प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल सेविंग। अब ये टेक्निकल सेविंग क्या है, ध्यान से समझो। देखो यार, टेक्निकल सेविंग ये होता है ना कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से आपको प्रॉफिट भी बड़ा होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा रिस्क उठाया है, वेयर किया है। तो ज़्यादा रिस्क जब आप वेयर करते हो तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े फर्म्स जितनी भी होती है, या इंडस्ट्रीज जितनी होती है, वो अपने टोटल प्रॉफिट का 20 से 30%, कितना, 20 से 30% कॉमनली या जनरली बोल रहे हैं, 20 से 30% R&D को खर्चा करती है। R&D को, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अनुसंधान और विकास में खर्चा करती हैं। वो एक लैब बनाती हैं कि जा वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हायर करती हैं और कहती हैं कि कुछ ऐसा खोज के निकालो जिससे हमारी जो हमारी कॉस्ट है वो लो हो जाए। अब कॉस्ट कम होने से होगा क्या, ठीक है, ये समझ लो कि कॉस्ट अगर कम हो जाए तो क्या होगा। आप सबको पता है कि जो प्रॉफिट होता है ये कॉस्ट और रेवेन्यू, ये बीच का गैप जो है ना, यही है आपका प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट आप जितनी कम कर ले जाओ, रेवेन्यू जितना बढ़ा लो, वही आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा R&D पे अपने खर्चा करती हैं। R&D पे खर्चा करने से उन्हें अपने प्रोडक्शन के करने के तरीके, नई नई मशीनरी, नए नए टेक्निक्स, नए नए इन्वायरमेंट वो सर्च करती हैं, उसके ऊपर रिसर्च करती हैं, उसके बाद वो उसको अडॉप्ट करती हैं। जिससे होता क्या है कि उनके जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो जाती है, और कॉस्ट कम होने से रेट उतने ही रखती हैं। अगर वो कॉस्ट कम कर लेती हैं तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इस तरीके से कुछ टेक्निकल सेविंग्स मिलती हैं। अगर हम बात करें कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या हम स्मॉल स्केल पे अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपको लगता है कि एक स्मॉल ट्रेडर जो है वो अपने टोटल प्रॉफिट का 10 to 20% ऐसे काम पे खर्चा करेगा जिसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं लगता ना। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे किया गया खर्चा जो होता है ये आपको फ़ायदा तो देता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसा खोज निकालो जिससे बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ जाओ। बट क्या होता है कि जैसे ही कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट बन के तैयार होती है, मार्केट में लॉन्च होती है, लोग उसको कॉपी कर लेते हैं। इसलिए R&D डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली डायनेमिक नेचर में चलता रहता है, ठीक है, हमेशा चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। तो टेक्निकल सेविंग्स कैसे जनरेट होती हैं? टेक्निकल सेविंग बेसिकली जनरेट होती है R&D डिपार्टमेंट से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बड़े स्केल पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो R&D पे खर्चा अच्छे से कर पाती हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट जो है वो मार्जिन ज़्यादा होता है, सो दैट दे कैन स्पेंड देयर मनी ऑन R&D डिपार्टमेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारे पास मैनेजरियल सेविंग। मैनेजरियल सेविंग को आप प्रबंधकीय लाभ कह सकते हो। प्रबंधकीय लाभ क्या होते हैं? देखो, मैनेजरियल सेविंग ये होती है, मैंने आपको बताया था एक स्मॉल स्केल पे बिजनेस करने पर क्या होता है कि जो उसका बिजनेसमैन होता है वो कोशिश करता है सारा काम वो खुद ही कर लेता है। भाई अगर उसको सेलिंग करनी है और सिर्फ सोल ट्रेड है तो उस दुकान पे बैठ करके सेलिंग भी कर लेगा। दूसरी चीज़, अगर उसको माल मंगाना है वो खुद ही ऑर्डर प्लेस कर देगा। उसको माल को काउंट करना है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो उसके यहाँ स्टॉक आया है उसको काउंट करना है, वो खुद ही काउंट कर लेगा। मार्केटिंग करनी है, खुद ही मार्केटिंग कर लेगा, ठीक है, छोटे छोटे बैनर लगा लेगा या पोस्टर लगा करके। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो आपको वहाँ मैनेजर्स हायर करते हैं, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, ठीक है, डिपार्टमेंटल मैनेजर जिसे कहते हैं।
और वो मैनेजर पर्टिकुलरली अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करता है कि मेरा डिपार्टमेंट कैसे अच्छे से और इफिशिएंट वे में काम कर सके। इससे होता क्या है कि हर एक मैनेजर सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को देख रहा होता है, ना कि सारे डिपार्टमेंट्स को। तो वही फर्स्ट वाले पॉइंट की तरह, लेबर स्किल की तरह, यहाँ पर भी मैनेजर जो अपना लेबर देता है उससे होता यह है कि जब वो अपने डिपार्टमेंट पे अच्छे से काम करेगा तो उससे अच्छे से काम करने का जो इन्वायरमेंट है वो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है उससे। ठीक है, अगर आप इसे एक ही मैनेजर हायर कर दे रहे हो, आईटी मैनेजर उसे रख दिया आपने उसे मार्केटिंग मैनेजर रख दिया, आपने उसे प्रोडक्शन मैनेजर भी बना दिया, तो हो सकता है कि वो अपना टाइम ही ना इस तरीके से अलॉट कर पाए कि वो सारे डिपार्टमेंट को हैंडल कर पाए। प्रॉब्लम उसके लिए वहीं खड़ी हो जाएगी कि उसको आदमी एक है, काम उसके पास 10 है, तो आदमी एक है तो हाथ 2 ही होंगे ना, तो एक टाइम पे वो एक ही जगह पे अवेलेबल होगा। अब आप कहो कि एक टाइम पे वो सारी चीज़ें देख ले, ऐसा करना मुश्किल है। तो मैनेजरियल सेविंग तब मिलती है जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, क्योंकि आप छोटे स्केल पे अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप 50 मैनेजर नहीं हायर कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी स्पेशलाइज होते हैं अपनी फील्ड में और स्किल्ड होते हैं, जिसका चार्जेस वो हाई चार्ज करते हैं। ठीक है, उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और इसलिए स्मॉल स्केल उसको हायर कर नहीं पाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हो तो आप इन्हें हायर इजीली कर सकते हो, क्योंकि आप इनकी फीस, इनकी सैलरी, इनको हायर करने का जो खर्चा है वो आप उठा सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको टॉपिक बहुत ईजिली समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा वो इंटरनल सेविंग थी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सेविंग। एक्सटर्नल सेविंग वो सेविंग्स होती हैं जब आप प्रोडक्शन को एक ऐसे लेवल पे लेके जाते हो जहां वो उसकी साइज, उसका वो एक इंडस्ट्री बन जाता है, एक बहुत बड़ा रूप बना लेता है। तो आपको कुछ एक्सटर्नल सेविंग मिलती है जो आपके बड़े होने से आपको मिल रही है और वो बाहर से जनरेट होकर के आपको मिलती है, मार्केट से। आपके फर्म के अंदर आपको नहीं मिलेंगी, वो आपको बाहर से मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, कौन सी सेविंग है? इसमें से जो पहली सेविंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेविंग है, इसको ध्यान से समझ लेना। कंसंट्रेशन सेविंग। अब आप कंसंट्रेशन सेविंग क्या है? ये कहा जाता है कि इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, संकेंद्रण की बचत क्या होती है। देखो, इसको बहुत ही एग्जाम्पल लेकर के मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। क्या है, आप ध्यान से समझना। When many firms related to a same commodity establish their business at one place, they get some special benefits of saving. That is concentration saving. कौन सी concentration saving है भाई? अगर बहुत सारी फर्म एक ही जगह पे एक ही गुड्स से रिलेटेड, सपोज करो कोई एक ही गुड्स बना रही है, ठीक है, और वो एक जगह पे कई सारी फर्म्स आ गई, ठीक है, तो उनको कुछ ऐसी सेविंग जनरेट होकर मिलती है जिसे हम कंसंट्रेशन सेविंग कहते हैं, क्योंकि वो एक ही जगह पे सारी इंडस्ट्रीज खोल के बैठ गई हैं। इस वजह से वहां पर क्या है, उनको कुछ सेविंग जनरेट हो रही है। वो कौन सी सेविंग है, उसे आप कहते हो कंसंट्रेशन सेविंग या संकेंद्रण की बचतें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे कोई इंडस्ट्री बिल्ड हो रही है, मान लेते हैं। अब यहाँ मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये आपका जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ना, ये सपोज करो ये कानपुर का एक आपका जो ये लेदर इंडस्ट्रीज हैं, चमड़ा उद्योग, ये वो है। अक्सर ये होता है कि जब कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री कहीं खुलती है तो उसके आसपास का जो एरिया होता है, जैसे ये एरिया हम ले लेते हैं, ठीक है, आपका यहाँ का दूर का एरिया ले लेते हैं, ये एरिया है आपका। इस एरिया में क्या होता है, छोटे छोटे ट्रेडर्स जो चमड़े का व्यापार करते हैं वो आ करके अपना सेटअप लगा लेते हैं। क्यों? उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई ना कि उनके जस्ट बगल में एक बड़ी इंडस्ट्री आकर के खुल गई है। अब होगा क्या कि जो छोटे छोटे व्यापारी होंगे जो चमड़ा बेचते होंगे वो इनके सप्लायर बन जाते हैं, अब आप कहोगे छोटे व्यापारी एक बड़े इंडस्ट्री को कैसे सप्लाई कर रहे हैं? मैंने क्या कहा, छोटे छोटे व्यापारी, कई व्यापारी मिल करके यहाँ पर सप्लाई करते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर भी कोई इंडस्ट्री खुलती है वहाँ डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो जाता है, ठीक है। होता क्या है कि इनकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन, लेबर जो है वो बहुत सस्ता मिलने लगता है। लेबर सस्ता मिलेगा, उसके साथ साथ आपके आसपास छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खुलने लगती हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल्स खुलेंगे, यहाँ रोड बनेगी, ठीक है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री, और इन सबका फायदा अल्टीमेटली इसी इंडस्ट्री को होगा। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि संकेंद्रण की बचतें ऐसी बचतें होती हैं जब बहुत सारी फर्में जो एक ही गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है एक ही जगह पे आकर के बिल्ड होने लगती हैं। तो आप देखने को पाते हो कि वहां पर छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं, जो उसी गुड्स एंड सर्विसेज का छोटे लेवल पे व्यापार कर रहे हैं, वो भी खोल लेते हैं ताकि वो बड़ी इंडस्ट्रीज को सप्लाई करके अच्छा मुनाफा कमा पाए, ठीक है। इसे कहते हैं कंसंट्रेशन सेविंग, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगली सेविंग है इंफॉर्मेशन सेविंग। अब आप कहोगे इंफॉर्मेशन सेविंग क्या है? देखो, इंफॉर्मेशन सेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट या की रोल निभाती है जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते समय आपको अपने कंज्यूमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठीक है।
ऐसी सब चीज़ों में जब आप बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन करते हो तो, और चूंकि आपके मार्केट भी बड़ा है, आपके जो कस्टमर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज में डिवाइड है, ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखती हैं, ठीक है, कि हमारे कस्टमर्स को ये पसंद आ रहा है। कई बार देखा होगा कई कंपनियां सर्वे करवाती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा करती हैं अपने से रिलेटेड जो कस्टमर्स हैं उनकी, और ये इन्फॉर्मेशन वो आपस में शेयर करती हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वो आपस में शेयर करती हैं। आपस में कैसे शेयर करती हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लें तो एक कंपनी आपने सुनी होगी वुडलैंड, ठीक है, ये शूज़ और लेदर प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर आपकी हो गई बाटा, ठीक है, तो अब वुडलैंड और बाटा, ये अगर वुडलैंड के पास कोई डेटा आया अपने कस्टमर से रिलेटेड तो वो शेयर करते हैं आपस में। ऐसा नहीं है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, इसमें वो डेटा जरूर, आप देखो होता क्या है कि डेटा शेयर करने से कोई ज़रूरी नहीं है, कोई जब तक इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, कोई नया मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, वो नहीं शेयर करते। डेटा ज़रूर शेयर करते हैं कि इस एरिया में इतने लोग अडल्ट हैं, इतने लोग माइनर में आ रहे हैं, इतने लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, तो वो उसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पेयर ऑफ शूज़ है, नंबर, जैसे शूज़ जो होते हैं इनके अलग अलग नंबर के शूज़ होते हैं, क्या उनका टेस्ट है, कैसा प्रेफरेंस है उनका, कैसी शूज़ के और कैसी लेदर की क्वालिटी, कैसी जैकेट्स की क्वालिटी उनको पसंद है, तो ये डेटा आपस में शेयर कर लेते हैं। ऐसा तभी हो पाता है जब इंफॉर्मेशन सेविंग तभी होगी जब आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है रिसर्च सेविंग। अभी हमने R&D डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था कि बहुत सारा पैसा अपना खर्चा करती हैं और इनको ये नहीं पता होता कि कुछ खोज पाएंगे मेरे साइंटिस्ट या नहीं खोज पाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो खर्चा करती हैं। रिसर्च सेविंग कैसे जनरेट होती है, आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि रिसर्च सेविंग क्या होती है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि रिसर्च सेविंग में क्या होता है, जैसे कोई बड़ी इंडस्ट्री है जिसने कोई एक रिसर्च की और अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को 50% डाउन कर लिया, ठीक है, कोई एक ऐसी उसने खोज कर ली, कोई ऐसी मशीनरी बना ली जिससे उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो 50% डाउन हो गई। अब होगा क्या कि जैसे ही इसका मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो दूसरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसको देख करके कॉपी करते हैं, ठीक है। जब इन्होंने सपोज करो एक इंडस्ट्री ने कोई खोज निकाली और उसने अपने बेनिफिट्स को बढ़ा लिया या अपनी कॉस्ट को 50% कम कर लिया, ठीक है, तो होता क्या है कि दूसरे इंडस्ट्रीज जो होते हैं ये इसको कॉपी करते हैं। इससे होता क्या है कि इनकी कॉस्ट बच जाती है। तो रिसर्च सेविंग करने से इसमें आपको समझ में आया कि रिसर्च सेविंग है क्या और कैसे रिसर्च सेविंग जनरेट होती है। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और इजी लैंग्वेज में समझ में आया, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।